अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक, आप कैसे हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्स का एक दफ़ा पैटर्न सुन लें आप लोग। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो फर्स्ट 13 लेक्चर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं आपके मिट्स में, 1 to 13। और जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके 50 MCQs होंगे। ठीक है, उसमें कोई SCQs नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके 50 MCQs होंगे फर्स्ट 13 लेक्चर्स में से। ठीक है? यस मैम। ओके मैम मार्क्स भी 50 होंगे? जी बेटा, मार्क्स भी 50 होंगे। मैम वेटेज 20% है। जी, मिड्स की जो वेटेज है दैट इज 20%। ठीक है, उसमें आपके 50 MCQs होंगे और सारे MCQs के इक्वल मार्क्स हैं, लाइक 50 जो है वो आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, और 1 to 13 है और 7 जुलाई को है आपका। और मैम टाइम कितना होगा? मैम 7 जुलाई को है, हमारी डेट शीट आ गई है। बेटा डेट शीट अभी आप लोगों को ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है बायोमैकेनिक्स, उसमें आपका जो पेपर है वो वेडनेसडे को होगा। और मैम किस टाइम होगा? फोर्थ स्लॉट है 12:30। ओके मैम। मैम सिंपल प्लस सिनेरियो एमसीक्यूज होंगे। बेटा मिक्सिंग में होंगे ऑब्वियसली। पूरी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक लाइन उठाऊं उसको आपके सामने वहां पे लिख दूं कि इसमें से ऑप्शन चूज करें। मिक्सिंग होगी। कुछ आपके सिनेरियो बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही होंगे। मैम एक बात और पूछनी है, जब पेपर्स हो रहे होंगे यानी मिड जब सब इकट्ठे होंगे ना, पहले कोहॉर्ट के अलग हो गए थे लास्ट टाइम भी हमने ऑन कैंपस दिए थे, तो अब फिर साथ साथ क्लासेस भी होंगी? जी बेटा, मिड्स में कभी भी क्लासेस ऑफ नहीं होती। तो ऑब्वियसली आप लोगों को क्लास छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लासेस ऑफ नहीं है मिड्स में। क्लासेस आप लोगों की रेगुलर जो बेसिस हैं उस पर होगी। मे बी आप लोगों का वेडनेसडे को क्लास होती है फोर्थ फ्लोर में। क्लासेस तो चलती रहेंगी आपकी साइड बाय साइड, लेकिन वो आप लोगों का टाइम टेबल देख के, क्या आपने किसी और उसका उठाया हुआ सब्जेक्ट? नहीं मैम, 12:30 पे क्लास नहीं होती। नहीं होती, कुछ लोगों की नहीं होती। वो स्लॉट फाजिक है। मैं वैसे ही पूछ रही थी कि ये साथ साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी। नहीं, मैं नजालिया को बता रही थी, वो यहाँ पे ऑन कैंपस हैं। तो क्योंकि डेट शीट इस तरह से तो देखी गई है कि आप स्टूडेंट्स के उस टाइम पे लेक्चर्स ना हो। फैकल्टी का अगर जैसे मैं आपका एक कोर्स ले रही हूँ, किसी और का कोई और कोर्स ले रही हूँ, तो मेरा बेशक लेक्चर है उस टाइम पे, लेकिन आप लोगों के लेक्चर्स ना हो। तो वो चीज़ तो मेरा ख्याल उन्होंने कंसीडर की हुई है। तो कुछ ही बच्चों का होगा उस टाइम पे लेक्चर, मेजोरिटी का नहीं होगा। इसी वजह से शायद क्लैश आ रहा हो। लेकिन अगर एक दो होते हैं तो आप लोग क्लास क्लास वैसे भी तो छोड़ देते हैं, एक अटेंडेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, किसी ने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से? किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी का जवाब नहीं आ रहा। क्या पढ़ा था यूसुफ? लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो रिलेटेड टू एर्गोनॉमिक्स था, कि एर्गोनॉमिक्स में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं। ठीक है, किस तरह से आप वर्क प्लेस को मॉडिफाई करके जो वर्कर है उसके मस्कुलोस्केलेटल जो हैजर्ड्स हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें हमने आई पामिंग की बात की थी, आई की एक्सरसाइजेस थी, हमारे नेक के स्ट्रेच थे, जैसे कि हमारे जो ट्रेपीजियस है, ठीक है, उसका मिडल फाइबर वो कैसे स्ट्रेच होता है। फिर हमने पेक्ट माइनर जो है हमारा, उसको आप कैसे स्ट्रेच दे सकते हैं। आपकी जो स्पाइन है
उसमें थोरेसिक को कैसे स्ट्रेच किया जा सकता है, जो लंबर का एरिया है, जैसे हमने प्रेसअप्स की और प्रोपअप्स की बात की थी। फिर इसके अलावा हमने कहा था कि अगर आप स्टैटिक पोस्चर्स में बैठते हैं तो आप अपनी जो फीट है इनकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे इन्वर्जन कर सकते हैं, इवर्जन कर सकते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, रोटेशंस। इस तरह से अगर आपके जो रिस्ट है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको आप फ्लेक्स भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने एक्सटेंसर का स्ट्रेच देना है या फ्लेक्सर्स का देना है। तो ये वाली सारी चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जब आप लोगों को याद ही नहीं है क्या पढ़ा है तो ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बायोमैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव में, दैट इज ह्यूमन मूवमेंट इन अ फ्लूइड मीडियम। कि ह्यूमन की जो मूवमेंट्स है वो फ्लूइड मीडियम में किस किस तरह से अफेक्ट होती हैं, क्या बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हमारा क्या नीड है इसको पढ़ने में। इसमें मेजॉरिटी वही चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हैं, जैसे मास क्या है, जैसे वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वेट आप किसको कहते हैं, डेंसिटी क्या है, और हर जो आपका फ्लूइड है उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। ठीक है, वो क्या है और वो किस तरह से अफेक्ट करती है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है दैट इज रिलेटेड विद फिजिक्स, तो शायद वो चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हो। आप लोगों ने आर्चिमेडस प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा होगा कि जब आप पानी में जाते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप डिस्प्लेस करते हैं उतनी ही फोर्स आपके ऊपर लगती है। ठीक है, और ये हमारे फिजिक्स में जो है वो आर्चिमेडस प्रिंसिपल वहां पे आपने पढ़ा है, या आप थेरा में भी इसको पढ़ेंगे दोबारा से, क्योंकि थेरा में हमने इक्वेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ना है कि पानी में किस किस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर की इटसेल्फ प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड मीडियम की बात करते हैं तो फ्लूइड से मुराद सिर्फ लिक्विड्स नहीं होते, हमारी जो एयर है, हमारी जो गैसेस हैं, इनको भी हम एज अ फ्लूइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो ऐसे सब्सटेंसेस कि जब उनके ऊपर शेयर फोर्स लगे तो वो डिस्प्लेस हो। शेयर फोर्स क्या है, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा। दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। ठीक है वो पैरेलल लेकिन ऑपोजिट हैं। तो जब भी शेयर फोर्स क्रिएट होती है तो सब्सटेंसेस के अंदर एक आप कहें कि डिस्टरबेंस आती है। तो फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है कि जब शेयर फोर्स लगती है तो उसके अंदर डिस्टरबेंस आती है। जैसे पानी है, अगर आप उसको अपोज करें तो उसके अंदर एक डिस्टरबेंस आती है। ठीक है, वेव की फॉर्म में आप देखेंगे लहरें जैसे समंदर में बन जाती हैं। तो वही वाली बात है कि अगर हम फ्लूइड को डिफाइन करने लगे तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसा सब्सटेंस कि जब आप उसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, एक शेयर फोर्स लगाएं जब आप उसके ऊपर, तो उसके अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा फ्लूइड है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, फ्लूइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और फ्लूइड की क्या क्या टाइप्स हैं। लिक्विड है, ठीक है, हमारी जो गैसेस हैं, हमारी जो एयर है, ये फ्लूइड की टाइप्स हैं। बायोन्सी क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो बायोन्सी के ऊपर जो है वो अफेक्ट डालते हैं, और ड्रैग फोर्स क्या है। तो आज हमने इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं कि हमारा ये जो बेसिक टॉपिक है कि हमारी क्या बायोमैकेनिक्स है या ह्यूमन मूवमेंट फ्लूइड के अंदर किस तरह से अफेक्ट होती है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कि सरफेस का पढ़ना क्यों जरूरी है, या फ्लूइड्स का पढ़ना क्यों जरूरी है, या डिफरेंट मीडियम्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। आप लोगों ने कभी गोल्फ बॉल देखी हो तो उसके ऊपर डिम्पल्स होते हैं, सुराख अंदर की तरफ वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है, मल्टीपल उसके ऊपर आप कहें कि डिम्पल्स हैं। अब क्यों ऐसा है कि गोल्फ बॉल जो है उसके ऊपर डिम्पल्स हैं, ठीक है, लॉजिकली आपको इसका जवाब आना चाहिए। यही चीजें हैं जिसको हमें देखना है कि क्यों होते हैं उसके ऊपर, तो ये बात हमें बताती है कि क्यों होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो आराम से पानी की सतह पे तैर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं तैर सकते। बेटा मैम क्लास कहाँ पर हो रही है? 1C14 रूम नंबर? सॉरी मैम? 1C14 बेटा, 1C14। थैंक यू मैम। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं आराम से, कुछ लोगों से नहीं तैरा जाता। क्या रीजन है कि कुछ लोग आराम से तैर लेते हैं और कुछ लोग नहीं तैर सकते? क्यों? साइकिलिस्ट हैं या स्विमर्स हैं या डाउन हिल स्कायर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो साइकिल चला रहे होते हैं तो वो झुके हुए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते, ठीक है, स्ट्रीम लाइंड होते हैं।
क्या रीजन है कि वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं। तो ये चीजें जो है वो हमें बताएगी बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब जो हमारा एयर है या जो वाटर है ये हमारे फ्लूइड के मीडियम्स हैं। हमारे लिए इनको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि ये थ्रू आउट द डे हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। कभी आपने देखा हो कि बहुत तेज हवा चल रही है और आप चल रहे हो तो आपको एक ड्रैग फोर्स फील होती है, एक रेजिस्टेंस आ रही होती है जो आपको चलने में अपोज कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो मीडियम्स हैं ये हमारे ऊपर फोर्स को इम्पार्ट करते हैं, जो कि बायोमैकेनिक्स का प्रिंसिपल है। ठीक है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो हमारी प्रोग्रेस को स्लो कर देती हैं। ठीक है, जैसे आगे से लगेंगी तो हमें आगे नहीं जाने देंगी, लेकिन पीछे से लगेंगी तो हमें प्रोपेल करेंगी कि हम आगे मूव कर जाएं। तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेस को स्लो करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उसको फर्दर प्रोग्रेशन में हेल्प आउट करती हैं, आपको प्रोपेल करती हैं। ठीक है, प्रोपल्शन की जिनके अंदर फोर्स होती है। A general understanding of the actions of fluid forces on human movement activity is an important component of the study of biomechanics of human movement. ठीक है, तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, वो किस तरह की फोर्सेस को इम्पार्ट करते हैं। वो जो फोर्सेस हैं वो बेसिक बायोमैकेनिक्स है ह्यूमन मूवमेंट की, कि जब हम चलेंगे तो हमारे इर्द गिर्द एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो एयर है, या अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक वाटर आपके लिए एक मीडियम है जो कि आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए ये पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हम आ जाते हैं अपने की कंटेंट्स के ऊपर कि क्या क्या चीजें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। पहले हमने बात कर ली थी फ्लूइड की, कि फ्लूइड बेसिकली क्या है। वो सब्सटेंस कि जब उसके ऊपर शेयर फोर्स लगे तो उसमें डिस्टर्बेंस आए। वो डिस्टर्बेंस फ्लो की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, वो वहां पे वेव जनरेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे हर सब्सटेंस को जिसमें आपकी शेयर फोर्स लगाने से फ्लो आए या डिस्टर्बेंस आए, वो बेसिकली हमारे फ्लूइड हैं। तो खाली जो जैसे कॉमनली हमारे जहन में आता है कि जैसे जूसेस हैं या वाटर है, ये लिक्विड्स हैं, तो बस यही एक फ्लूइड हो सकता है। एयर का हमारे माइंड में नहीं आता कि एयर को भी हम एज अ फ्लूइड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारा जो एयर है, जो गैसेस हैं बेसिकली, वो भी हमारे फ्लूइड्स हैं। नेक्स्ट वन है फ्लूइड वर्सेस लिक्विड। फ्लूइड ऐसा वो सब्सटेंस है कि जो जब बहता है, ठीक है, वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म कर सकता है। जैसे आप कभी देखें, आप कभी हिली एरियाज में जाएं तो जहां से भी पानी बह रहा होता है वो वही उसी तरह की शेप ले लेता है। ज्यादा जगह मिलेगी तो वो खुल के सामने आता है। अगर उसने कहीं आबशारों से गिरना है या अपने खुद ही रास्ता बनाना है अपने पहाड़ों के बीच में से, तो वो अपनी उसी के अकॉर्डिंगली जो डिफॉर्मेशन है वो शो करता है। ठीक है, तो फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस दैट टेंड्स टू फ्लो और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म व्हेन एक्टेड ऑन बाय अ shear फोर्स। जब उसके ऊपर शेयर फोर्स लगती है उसकी वजह से वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, ये भी फ्लूइड हैं और इनके मैकेनिकल बिहेवियर सेम है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लिक्विड और गैसेस की डिफरेंट है, ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से लिक्विड्स हैं चाहे गैसेस हैं, बोथ आर फ्लूइड्स। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में सारी मैकेनिक्स है। ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड बट नॉट ऑल फ्लूइड्स आर लिक्विड। ठीक है, सारे लिक्विड फ्लूइड हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे फ्लूइड्स जो हैं वो लिक्विड हो। जैसे अभी हमने बात की कि फ्लूइड्स में हमारी एयर भी आती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड ही है, लेकिन हर लिक्विड फ्लूइड जरूर होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। द साइंटिस्ट विल मेक दैट डिस्टिंक्शन बट द नॉन साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली डजंट। ठीक है, साइंटिस्ट को पता है कि उसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन जो नॉन साइंटिस्ट है उनको नहीं पता। वो समझते हैं कि फ्लूइड और लिक्विड बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर भी हमारे जो फ्लूइड्स हैं उसके अंदर आती है। अब फ्लूइड्स के अंदर हमारे लिक्विड भी हो गई, फ्लूइड्स के अंदर हमारी गैसेस भी हैं। लिक्विड वो है कि जब आप उसको किसी कंटेनर में डालें वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, आपके पास बॉटल में है, लेकिन आप अगर उसको चौड़े गिलास में डालेंगे तो वो वैसा नजर आएगा आपको। अगर आप उसको किसी बॉटल में डालेंगे तो उसकी शेप वैसी नजर आएगी। और अगर आपने हाफ गिलास पानी में भरा है तो वो हाफ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पड़े पड़े जो है वो पूरा हो जाए। जैसे गैसेस हैं, गैस को अगर आप किसी छोटी चीज में रखें तो वो पूरे उसके अंदर फैल जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी बैलून ब्लो किया हो, जब हम बैलून ब्लो करते हैं तो हम अपेरेंटली तो सिर्फ उसका जो अपर पार्ट है उसके अंदर ब्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर डाल रहे होते हैं हवा, लेकिन वो पूरे के पूरे बैलून के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
तो यही चीज है कि लिक्विड और गैसेस में मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस है कि हमारे जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर ये चीज है कि आप उनको जिस तरह की शेप में डालेंगे वो उस तरह की जो है वो कंटेनर की शेप ले लेंगे, जिस तरह की चीज में डालेंगे, और लेकिन वो आपने जिस लेवल तक डाले वो उस लेवल तक रहेंगे। जो हमारी गैसेस हैं उनका ये है कि आप उनको जब डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे कंटेनर को फिल कर लेती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ फ्लूइड में कुछ आप समझें कि कुछ हमारे डेफिनेशंस हैं या कुछ चीजें हैं जिनको हमने देखना है। फर्स्ट वन है रिलेटिव मोशन, जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है आप लोगों की, ठीक है, कि एक बंदे के ग्रेड्स के साथ आप सबके ग्रेड्स अफेक्ट करते हैं। तो रिलेटिव मोशन भी यही है कि अगर मैं किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही हूँ तो मैं जिस वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ और जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है, इनकी आपस में जो रिलेटिव चीज है, बात समझ आ रही है। अगर मैं अपनी वेलोसिटी को, ठीक है, जो वेलोसिटी है मूविंग बॉडी की, उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं या मैं उसको जो है वो कंपैरिजन ही बनता है बेसिकली रिलेटिव में, कि मैं उसका कंपैरिजन कर रही हूँ उस चीज के साथ जिसके अंदर वो चीज मूव कर रही है। जैसे एयर है, अगर मैं मूव करूंगी स्पीडली तो मेरी जो अपनी मूवमेंट की जो वेलोसिटी है वो और जो मेरा सराउंडिंग में जो एयर है उसकी जो वेलोसिटी, इनकी आपस में जो रिलेटिव चीज है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। हम अभी मूवमेंट की बात करें, इसी को अगर मैं वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मेरी वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी, इनकी आपस में जो कंपैरिजन है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो एक ये चीज है इसके अंदर कि हमें रिलेटिव मोशन का पता हो। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू अ फ्लूइड इन्फ्लुएंसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, ठीक है। आप जिस स्पीड से मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो जो फ्लूइड है जिस मीडियम के अंदर आप मूव कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। आप जितना स्पीडीली मूव करेंगे ऑब्वियसली वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो फोर्स आपके ऊपर कम लगेगी। तो ये इनका आपस का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ समथिंग एल्स सच एज द सराउंडिंग फ्लूइड। अब इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेलोसिटीज। ये बेसिकली क्या है? ये आपके सामने जो है वो एक डायग्राम है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है। यहाँ पे ऊपर मेंशन है कि वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की रिलेटिव टू द विंड जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज 10। अब इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। पहले हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपने कभी शैलो वाटर के अंदर अगर पाँव डिप किया हो जिसमें थोड़ा सा करंट हो, जब आप उसको डिप करते हैं और उसको जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपकी करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू कि आप उसको थोड़ी देर और अंदर की तरफ डिप करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपको वो करंट फील नहीं होता। कभी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है ये आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। इसमें क्या फिनोमिना है बेसिकली कि जब आपने उस करंट वाली चीज में अपने पाँव को डिप किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो करंट है वो आपकी बॉडी ने, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज खत्म हो जाएगी जब आप सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करने लगते हैं तो क्योंकि अपोजिंग फोर्स आ रही होती है तो वो चीज एड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो यही सेम फिनोमिना है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा कि अगर आप ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें डायरेक्शन ऑपोजिट है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी में और जो आपकी विंड है उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से 15 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड ऐड ऑन होके 20 मीटर पर सेकंड बना रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपकी जो विंड वेलोसिटी है और साथ में जो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका जो रूल अप्लाई होगा वो सब्ट्रैक्शन का रूल होगा। हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन तो तब आएगा जब आप ऑपोजिट में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अगर आपका आपस में आप एक दूसरे के अगेंस्ट ही नहीं है तो आप रिलेटिव ही नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? तो रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है वो ऑपोजिटली डायरेक्शन में एडिशन होती है उनकी और सेम डायरेक्शन के अंदर हम उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये बात क्लियर होगी है सबको? तो ये जो प्रिंसिपल है इसको आपने याद रखना है।
If the direction of motion is directly opposite the direction of fluid flow, the magnitude of the velocity of the moving body relative to the fluid is the algebraic sum of the speeds of the moving body and the fluid. जितनी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड आएगा और जितनी वेलोसिटी के साथ साइक्लिस्ट मूव करेगा, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो हम उसको ऐड ऑन कर देंगे, जैसे हमने उसको 20 कर दिया, 15 + 5, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो फिर उनके ऊपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगेगा, जिसमें हमने किया कि 15 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो वो 10 मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होता है रिलेटिव के ऊपर। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है हमारा फ्लूइड मीडियम में। नेक्स्ट वन है कि अब जो फ्लूइड है उसका किस तरह का नेचर होगा, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें आती हैं, लैमिनार वर्सेस टर्बुलेंट। लेमिनार आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, लीनियर, ठीक है। एक ही सेम लाइन में स्मूथली पैरेलल अगर फ्लूइड्स एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज लैमिनर फ्लो, ठीक है। अगर आपको जो है वो डिस्टर्बेंस आए, टर्बुलेंस जिसको हम बेसिकली कहते हैं, कि अगर ये सारी चीजें पैरेलल ना हो, ठीक है, कोई कहीं से मोड़ रहा है, कोई कहीं से मोड़ रहा है, ठीक है। या जैसे अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी किसी बोट में बैठे, जब बोट एकदम से चलती है तो पीछे लहरें जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं होती, वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वहां पे आपके जो है आप कहें कि स्प्रिंगी सी भी आपको नजर आते हैं, जैसे स्प्रिंग बन गए हैं, इस तरह की चीजें। तो वो वाला जो फ्लो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। तो दो तरह की फ्लो की एग्जांपल्स हैं, या वो लैमिनार हो सकती हैं, ठीक है, या वो टर्बुलेंट हो सकती हैं। तो जो स्मूथ होती हैं, जो पैरेलल लेयर्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज लैमिनार, और जो हमारी मिक्सिंग होती है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट है वो, जैसे कि ये, ठीक है, ये लैमिनार फ्लो है। और ये वाला जो आपका फ्लो है इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, जो एक लाइन में नहीं होगा, ठीक है। When an object moves with sufficiently high velocity relative to the surrounding fluid, the layers of the fluid near the surface of the object mix and the flow is termed turbulent. अब ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, आप जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हैं। आप जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, आप जिस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेंगे, आपकी अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टर्बुलेंस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी, वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन है, अगर मूविंग स्पीड ज्यादा होती है तो टर्बुलेंस ज्यादा आती है, अगर मूविंग स्पीड कम हो जाती है तो टर्बुलेंस कम हो जाती है, ठीक है। Laminar flow and the turbulent flow are distinct categories. दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। In case of human body during swimming, flow is neither completely laminar nor completely turbulent, but transitional between the two. ठीक है, जब आप स्विम करते हैं तो आप किसी एक फ्लो के साथ नहीं रह सकते। At times आप लैमिनर फ्लो में है, फिर जब आप मूव कर रहे हैं, जैसे हाथों ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्रॉलिंग, आपने क्रॉल करना है, ठीक है, आप या ब्रेस्ट स्ट्रोक लगा ले हैं, आप फ्रंट क्रॉल कर रहे हैं या बैक से क्रॉल कर रहे हैं स्विमिंग के लिए, तो उसके केस में आप जिस तरह से अपने एक्सट्रीमिटीज को मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फ्लो है वो चेंज होता रहेगा। अगर आप बहुत स्पीडीली मूव कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेटिव स्विमर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो जिस तरह की वेलोसिटी से आप मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इर्द गिर्द से फ्लो है लिक्विड का वो चेंज हो जाता है। तो दो तरह की फ्लो है, हमने उसकी बात कर ली। ये लैमिनार फ्लो है, ठीक है, कि जहां पे जैसे अगर आप पानी के अंदर हाथ दे रहे हैं तो आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर नीचे से जो गुजर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्मूथ है और ये पैरेलल है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। तो एक ये चीज जो है ये हमने पढ़ ली। नेक्स्ट वन है फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्वियसली जिस तरह की फोर्स किसी फ्लूइड के ऊपर लगती है वो उसके अकॉर्डिंगली दूसरी तरह की जो लाइक आप कहेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इमर्ज होती है, ठीक है। जैसे हर फ्लूइड की कोई डेंसिटी होगी, हर फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी है, ठीक है। जैसे पानी की विस्कोसिटी शहद से डिफरेंट है, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, लेकिन शहद से भी ज्यादा गाढ़ा होता है गुड़, ठीक है। तो हर जो चीज है, हर जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने अब ये पढ़ना है कि फ्लूइड की डेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो कैसे अफेक्ट करती है, और आपकी जो स्पेसिफिक वेट है वो बेसिकली क्या है और वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मास पर वॉल्यूम है। मास क्या है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी चीज में वो उसका मास है, ठीक है। और ये डिफरेंट है वेट से। वेट वो है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको खींच रही है, जिसको आप 10 कहते हैं, जी की जो वैल्यू है दैट इज 10।
तो अब अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, दैट इज मास पर वॉल्यूम। अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे तो हम अगर वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। और हर चीज का वेट जो है वो ग्रेविटी डिसाइड करती है। The denser and heavier the fluid medium surrounding a body, the greater the magnitude of forces the fluid exerts on the body. जितना ज्यादा किसी फ्लूइड की डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा वो हैवियर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा जो है वो अपने जो सराउंडिंग की चीजें होंगी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फ्लूइड जितना डेंसर है, फ्लूइड की जितनी ज्यादा विस्कोसिटी है, फ्लूइड जो है जितना ज्यादा हैवियर है, वो उतनी ही ज्यादा ह्यूमन बॉडी के ऊपर फोर्सेस को इंपार्ट करेगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है सबको। नेक्स्ट वन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आए, जो चीज जितनी गाढ़ी होती है वो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस देती है, ठीक है। द ग्रेटर द एक्सटेंट टू विच अ फ्लूइड resist flow under an applied force, the more viscous the fluid is. जितनी ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस की फोर्स है वो उतना ही ज्यादा विस्कस है, जैसे कि पानी और शहद, ठीक है, या शहद और शक्कर। नेक्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका क्या इन्फ्लुएंस है? आप लोग देखते हैं नॉर्मली कि जब हम अपने जो स्टोव है उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें तो हमने उसके ऊपर जो पानी रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट हो जाता है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो लिक्विड और गैसेस बहुत जल्दी एवेपोरेट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियली अगर लो टेम्परेचर होगा तो फ्लूइड ज्यादा अच्छा काम करेगा या गैसेस ज्यादा अच्छा काम करेंगी, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर गैसेस भी जो है वो मूव ऑन कर जाती हैं, ठीक है, और हमारे जो लिक्विड हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी गैसेस हैं उनके भी आपस के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और टेम्परेचर का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो हमारे लिए ये है कि मोर मास तब कंसंट्रेट होगा जब लो टेम्परेचर होंगे और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। हमने ये बात कर ली कि हायर टेम्परेचर के ऊपर हमारे जो लिक्विड्स हैं उनकी स्टेट ही चेंज हो जाती है, हमारी जो गैस है उसकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर जो है वो हमारे फ्लूइड को ज्यादा सूट करते हैं, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे वो गैस की फॉर्म में हो। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर पे मास ज्यादा होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब ये वाली बातें इसमें लिखी हुई है कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो गैस की बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो गैसेस की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जो विस्कोसिटी है लिक्विड है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स की वो ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो ये डिफरेंट जो हमारे फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी, उनके स्पेसिफिक वेट, उनकी विस्कोसिटीज जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। ये तो एज इट इज आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है बुयांसी। बुयांसी बेसिकली क्या है? लेकिन वो फ्लूइड नहीं है ना, सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड। लिक्विड से सॉलिड में जरूर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ फ्लूइड से रिलेटेड है। जैसे अब आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप किसी फ्लूइड मीडियम में है, लिक्विड में है, ठीक है, उस टाइम पे वो आप जितना मर्जी उसका टेम्परेचर दे लें वो वहां पे सॉलिड नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम फिर फ्लूइड से बाहर ही नहीं निकल रहे, हम जो फ्लूइड मीडियम के अंदर मूवमेंट्स है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो फिर क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। हमने भी पिछली स्लाइड्स में देखा, शायद आप लोग बाहर थे, कि हम सिर्फ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है बॉयंसी। बॉयंसी जो है वो बेसिकली क्या है कि आप जब किसी पानी में हैं, ठीक है, तो आपको पानी से एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स आती है, ग्रेविटी जो आपको नीचे खींचती है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट की जो फोर्स है दैट इज बॉयंसी, जो बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड लगती है। तो वो फोर्स जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको ऊपर की तरफ जो है वो लेके आए आपकी वाटर की सरफेस के ऊपर, दैट इज बेसिकली बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी इज अ फ्लूइड फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। इसके ऊपर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आप जितना अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेंगे उतनी ही ज्यादा बॉयंसी की फोर्स आपके ऊपर लगेगी और आप जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उतनी ही ज्यादा फोर्सेस लगती हैं।
अगर आप सपोज पूरी बॉडी को आप डिप नहीं कर रहे, आप सिर्फ हैंड को डिप कर रहे हैं, तो सिर्फ हैंड के अकॉर्डिंगली एक फोर्स आएगी। अगर आप अपना हाफ पोर्शन जो है उसको डिप कर रहे हैं, तो हाफ पोर्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो बुयांसी की फोर्स आएगी। अगर आप पूरी बॉडी को जो है वो पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, आपने स्विमिंग करनी है, तो फिर आपकी जो पूरी बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली बुयांसी की जो फोर्स है वो एक्ट करेगी। लाइक जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंगली उतनी ही जो आपकी बुयांसी की फोर्स है वो आती है। ठीक है, क्योंकि बुयांसी का फोर्स जो है वो डिपेंड ही हमारे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस पे करती है। तो आप वेट ऑफ जो फ्लूइड है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना जो वेट है वो डिस्प्लेस हुआ। तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट निकालें। ठीक है, जो भी उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है, जैसे अगर हम पीछे से देखें तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से देख लिया कि वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है दैट इज 9790। ठीक है, अब जो 9790 है जो कि स्पेसिफिक वेट है फ्लूइड का, ठीक है, तो इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है फ्लूइड के वॉल्यूम के साथ। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक वेट को हमने पढ़ा था कि गैमा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो लेटर है ग्रीक लेटर, जो इसका यूनिट है या जिससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज गैमा। तो इसका मतलब है बुयांसी की जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्प्लेस। ठीक है, और साथ में जो उस फ्लूइड की जो स्पेसिफिक वेट था वो, तो इस तरह से जो बुयांसी की फोर्स है उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। जितना ज्यादा कोई सराउंडिंग फ्लूइड डेंसर होता है उतनी ही ज्यादा जो अमाउंट है बुयांसी की उतनी ही ज्यादा फोर्स लगती है। ठीक है, अब सी वाटर जो है वो ज्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, इस वजह से वो ज्यादा डेंसर है, तो वहां पे स्विमिंग करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कि आप किसी स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। इस तरह जो सी वाटर है उससे ज्यादा बेहतर जो है वो स्विमिंग उन एरियाज में, जैसे जो यूटा का बेसिकली ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये आपकी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वन है। ठीक है, तो इसमें जो स्विमिंग है, क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा है कि इसकी डेंसिटी एक सी वाटर से भी ज्यादा है, तो इसमें स्विमिंग करना सबसे ज्यादा इजीएस्ट है एज कम्पेयर टू कि आप किसी भी इन्वायरमेंट के या किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर या किसी सी वाटर के अंदर आप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा कोई फ्लूइड डेंसर होगा, वो उतनी ही ज्यादा बुयांसी की फोर्स लगाएगा और आप आराम से जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके ऊपर स्विमिंग कर सकेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट हैं आज वाले लेक्चर्स में, तो इसको आपने साइड बाय साइड क्लियर करते रहना। अच्छा, अब जो बुयांसी है इसमें एक चीज है विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बुयांसी। जैसे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप सबको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये हर बंदे में उस तरह से डिफर करता है अगर आप पोजीशंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आप पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो अपनी जगह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, लंबी हाइट वाले हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट हाइट वालों के साथ सेम नहीं हो सकता। हाँ, आप कह देते हैं कि वो सेकंड सेक्टर वर्टिब्रा के लेवल पे जरूर है, लेकिन हर पोजीशंस में, हर हाइट में, हाँ, आपकी जो भी आर्थ्रोमेट्रिक मेजरमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साइज है आपकी बॉडी का, वेट है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज मॉडिफाई हो जाती है। तो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वैसे ही एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ बुयांसी भी कहते हैं, जिसके ऊपर सारे का सारा वेट जो है वो एक्ट करता है, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ बुयांसी भी कह सकते हैं, जो हमेशा प्रोक्सिमल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, अब ये हमेशा प्रोक्सिमल क्यों होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के? सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पोर्ट सेकंड सेकंड वर्टिब्रा के लेवल पे है, तो ये उससे थोड़ा ऊपर है। ऊपर क्यों है? ये लंग्स के पास है। लंग्स का वेट इतना नहीं होता, लंग्स का वॉल्यूम अच्छा होता है। ठीक है, कि आप जब एयर को इनहेल करते हैं तो लंग के वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लंग जो है वो एपी डायमीटर में भी बढ़ता है, लैटरल भी उसकी एक्सपेंशन होती है। तो जब आप इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इसी वजह से लंग के वेट ज्यादा नहीं होते लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपका जो सेंटर ऑफ बुयांसी है वो आपके प्रोक्सिमल है जो आपका सेंटर ऑफ वेट है उससे। ठीक है, तो ये वाली चीज इसके अंदर आती है कि सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी वॉल्यूम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वहां पे आपकी पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे आपकी बॉडी का पूरा वेट, वॉल्यूम और वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जितनी आपकी बॉडी किसी एरिया को घेरती है वो उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट वन है फ्लोटेशन। कि फ्लोटेशन में बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी की एबिलिटी कि वो डिफरेंट तरह के जो फ्लूइड मीडियम्स हैं उनके ऊपर फ्लोट कर सके, उनके ऊपर तैर सके। ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? कि आपकी जो
वॉल्यूम है, बॉडी की जो बॉयंसी है और उसका जो वेट है, इन दोनों के आपस में कैसा रिलेशनशिप है, वॉल्यूम ऑफ बॉयंसी में और आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या हम कह देते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और सेंटर ऑफ वॉल्यूम का आपस का जो रिलेशनशिप है। When weight and the buoyant force are the only two force acting on a body and their magnitude are equal. वेट और buoyancy की फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है वो नलिफाई कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। वरना अगर buoyancy की ज्यादा होती तो ऊपर ही रहता, ठीक है, और अगर आपकी जो वेट ज्यादा होता तो बंदा अंदर डूब जाता। अब जब दोनों एक दूसरे इक्वल है तो दोनों नलिफाई कर रही है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों नलिफाई कर रही है एक दूसरे को, तो बॉडी जो है वो सतह के ऊपर ही मोशनलेस पड़ी रहेगी। बात समझ आ गई। अगर इनमें से कोई एक फोर्स भी ज्यादा होगी तो फिर उसके जो है आप कहें कि इन रिजल्ट, जैसे अगर मैंने पहले बताया कि अगर बॉयंसी की फोर्स ज्यादा है तो आप जो है वो सिंक कर जाएंगे, और अगर जो है आपका वेट ज्यादा है और बॉयंसी की फोर्स कम है तो आप ऊपर आराम से, जैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं वो कर लेते हैं, वरना आप मोशनलेस पड़े रहेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ये इसके अंदर है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। स्टैटिक में क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर देती हैं, आप बिल्कुल एक पोस्चर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, जिसको आप स्टेबल भी कह सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, तो वही वाली चीज है इसके अंदर। अच्छा, ये वाली सारी बातें जो है वो इसके अंदर लिखी हुई हैं कि अगर वेट ज्यादा है तो आप जो है वो बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है, और नेट फोर्स की वजह से डाउनवर्डली जो है वो मूव कर जाएगी। Most objects float statically in a partially submerged position. The volume of a freely floating object needed to generate a buoyant force equal to the object's weight is the volume that is submerged. अब सिंपल क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो पार्शियली सबमर्ज पोजीशन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो व्हाइट से है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है ये आपकी बॉयंसी की फोर्स है, ठीक है। तो इसके केस में आपका जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम चाहिए ताकि और ज्यादा बॉयंसी की फोर्स जनरेट हो सके, तो उसमें अक्सर क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका थोड़ा सा वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके केस में आपकी जो बॉयंसी की फोर्स है फिर वो बढ़ जाती है और आप सबमर्ज से जो है वो ऊपर जो आपकी सरफेस है उसके ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये जो हमारे स्विमर्स हैं ये वाली चीज करते हैं। नेक्स्ट वन है कि अगर हम ये देखें कि डेंसिटी का किस तरह से अफेक्ट है या हमारी जो मस्कुलर मैस है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर ये है कि जब भी हम बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोई बॉडी हमारी जो है वो पानी के अंदर है, तो जैसे सपोज आपके सामने 2 बंदे हैं जिनका सेम वेट है, ठीक है, 50-50 केजीज है दोनों का। अब एक बंदे का जो वेट है वो फैट की वजह से है, लेकिन एक बंदा जो है वो लीन है लेकिन उसकी जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी आप कहें कि ब्रॉड है, उसका स्ट्रक्चर ब्रॉड है। तो वो इंडिविजुअल जिसमें जिसके अंदर आपका बोन और जो मसल मैस है वो ज्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वो लोग जिनके अंदर फैट ज्यादा है, ठीक है। वेट चाहे आइडियली दोनों का एक ही है, लेकिन एक बंदा जो है उसमें जो बोन है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा बल्की है, उसके ऊपर फैट मैस है, तो फैट की डेंसिटीज कम होती है एज कंपेयर टू बोन एंड मसल्स। तो इससे पता चलेगा कि वो बंदा जो देखने में आपको जो है उसका वेट कम लग रहा है लेकिन वेट उतना ही है, लेकिन उसके जो मसल मैस है और जो उसका बोन है वो अच्छी है, इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि बोन्स आर मोर डेंसर देन फैट। लेकिन वो जो फैट वाला बंदा है वो वॉल्यूम ज्यादा अच्छा घेर रहा है। बात समझ आइए। तो जहां पे वॉल्यूम और डेंसिटीज आपस में टकराएंगी इन टर्म्स ऑफ बॉयंसी, तो वॉल्यूम वाला बंदा जीत जाएगा, क्योंकि बॉयंसी की फोर्स डिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसी चीज पर डिस्प्लेस होगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। बात समझ आ गई कि जहां पे कंपैरिजन आएगा डेंसिटी का और वॉल्यूम का, तो उस केस में वो बंदा जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, चाहे उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी ज्यादा है, फैट की डेंसिटी कम है, लेकिन बंदा दोनों का वेट ठीक है, एक जैसा है, लेकिन वॉल्यूम में फर्क है, तो वॉल्यूम वाला बंदा जो है उसके ऊपर ज्यादा बॉयंसी की फोर्स लगेगी। क्लियर हो गया ये?
तो इसके अंदर सारी यही बातें लिखी हैं कि डिफरेंस जो है वो हमारा बॉडी डेंसिटी की वजह से आता है. Since the density of a bone and muscle is greater than the density of fat, individuals who are extremely muscular and have little body fat have higher average of body densities than the individuals with less muscle, less dense bones or more body fat. ठीक है? If two individuals have an identical body volume, the one with the higher body density weigh more. Alternatively, if two people have the same body weight, the person with the higher body density has a smaller body volume. For flotation to occur, the body volume must be large enough to create a buoyant force greater than or equal to body weight. ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ताकि बॉयंसी की जो फोर्स है उसको जनरेट किया जा सके. Many individuals can float only when holding a large volume of inspired air in the lungs, a tactic that increase body volume without altering body weight. ठीक है, तो इसकी वजह से वो आराम से जो है वो वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो बॉयंसी की फोर्स लगती है. बॉयंसी की जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियसली वो आराम से जो है वो स्विम कर सकेंगे. The orientation of the human body as it floats in water is determined by the relative position of the total body center of gravity relative to the total body center of volume. जैसे हमने भी पीछे देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से प्रोक्सिमल होता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम. तो आपका खाली सिर्फ इस चीज पे बेस नहीं करता कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, जो मूविंग बॉडी है उसकी आपके फ्लूइड के साथ क्या ओरिएंटेशन है ये चीज भी बेस करती है. ठीक है, the exact location of the center of gravity and the center of volume vary with anthropometric dimensions and body composition. वही वाली बात कि जिस तरह की आपकी हाइट होती है, आपका वेट होता है, आपकी मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका डिफरेंट होता है वैसे ही सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी डिफर करता है. Typically, the center of gravity is inferior to the center of volume due to the relatively large volume and relatively small weight of the lung. जो बात मैंने आपको भी बताई, ठीक है, कि लंग्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो ज्यादा है, इस वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है वो प्रोक्सिमल है या वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब जो वेट है वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेवल पे और जो बॉयंसी है वो एक्ट करती है सेंटर ऑफ बॉयंसी के लेवल पे, जिसको हम सेंटर ऑफ वॉल्यूम का नाम देते हैं. अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट चीज हैं, तो इसका मतलब है टॉर्क जनरेट होगा. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब टू अपोजिंग फोर्सेस लगती हैं तो वो टॉर्क को जनरेट करती हैं. तो जब ये दोनों फोर्सेस लगती हैं, क्योंकि वेट ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करना है और हमारा जो बॉयंसी है वो सेंटर ऑफ वॉल्यूम पे जब एक्ट करेगी, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक रोटेशन जनरेट होगी जिसको हम टॉर्क का नाम देते हैं. अगर आप चाहते हैं कि टॉर्क ना जनरेट हो और बॉडी फ्लैट आपकी सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करती रहे, तो उसके केस में क्या है कि आप जो पोजीशन है ये एक सिंपल, अगर आप इस तरह से जो है वो स्विमिंग करेंगे तो आपकी जो दोनों फोर्सेस हैं ये रोटेशन को जनरेट करेंगे. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि बॉयंसी की फोर्स और आपकी जो वेट है वो टॉर्क को जनरेट ना करें, तो इनका एक दूसरे के साथ इनलाइन होना जरूरी है. जब ये अलाइनमेंट के अंदर आ जाते हैं तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, रोटेटरी जो फोर्स है वो जनरेट नहीं होती, क्योंकि अब ये दोनों एक डायरेक्शन में है. टॉर्क को जनरेट करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है फोर्सेस का. जब फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन के अंदर लगेंगी तो उसके केस में आपकी जो टॉर्क है वो जनरेट नहीं होगा. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है सबको? तो हमने ये देखा कि खाली आपकी डेंसिटीज या वेट से फर्क नहीं पड़ रहा, ओरिएंटेशन जो है बॉडी की फ्लूइड के मीडियम में उससे भी फर्क पड़ता है कि वो किस तरह की होनी चाहिए. तो हम ये कहते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर होती है तो उसके केस में फिर आपका जो क्या कहते हैं, जो टॉर्क की फोर्स है वो जनरेट नहीं होती. When beginning swimmers try to float on their back, they typically assume a horizontal body position. Once the swimmer relaxes, the lower body of the body sinks because of the acting torque. ठीक है, वही वाली बात जो हमने अभी की है कि जब स्विमर्स अपनी स्विमिंग को स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो जब वो रिलैक्स करते हैं तो उनका जो लोअर एंड होता है, लाइक जो पाँव होते हैं, वो सिंक करना शुरू हो जाते हैं पानी के अंदर. क्यों? क्योंकि टॉर्क जनरेट होना शुरू हो जाता है. टॉर्क की वजह से रोटेशन आती है. Other strategies that a swimmer can use to reduce torque on the body when entering a back flat position include extending the arm backward. ठीक है, अगर आप जो है बैक स्ट्रोक लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि टॉर्क जनरेट ना हो, तो स्विमर्स को चाहिए कि वो अपने जो आर्म है उनको एलिवेट कर लें, एक्सटेंड कर लें. ठीक है, हेड के लेवल पे ले आए और नीज के अंदर जो है वो फ्लेक्शन को ऐड करें. इस तरह से जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है वो मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये क्या करता है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको एलिवेट कर देता है और उसको बिल्कुल ही सेंटर ऑफ वॉल्यूम के सामने ले आता है. जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो अलाइन हो जाएंगे और इन अलाइन आ जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी जो
टॉर्क है वो जनरेट ही नहीं होगा। During swimming with the front crawl stroke, the center of buoyancy is shifted toward the feet when the recovery arm and the part of the head are above the surface of the water. At this point in the stroke cycle, the buoyant torque tend to elevate the feet rather than the reverse. ये क्या बात है? This one is the front crawl. ठीक है, अगर आप लोगों को शोल्डर भी याद हो तो हमने उसमें रिकवरी फेज के बारे में पढ़ा था कि रिकवरी फेज में क्या होता है। जब आप रिकवरी फेज में होते हैं तो आपका हेड और आपका जो आर्म है वो पानी से बाहर होता है, उसको हम कहते हैं कि हमने रिकवर कर लिया पानी से उसको, वो रिकवरी फेज होता है बेसिकली स्विमिंग का। तो रिकवरी फेज के अंदर जब आपका सर और जब आपका ये जो क्या कहते हैं आर्म है जब ये बाहर होता है तो ऑब्वियसली आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वॉल्यूम, जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि अब अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो जब ये बाहर होता है तो उसके केस में आपकी जो क्या कहते हैं फुट है, ठीक है, ये अब ये भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है किस तरह से है ये बात भला, कि हमारा जब हम रिकवरी फेज में होते हैं फ्रंट कॉल की तो हमारा सेंटर ऑफ बायोन्सी शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी हमने कहा कि हमारी रिकवरी फेज में हमारा हेड और जो हमारा क्या कहते हैं आर्म है वो सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आ जाता है। तो इस पॉइंट पे स्ट्रोक साइकिल में जो हमारा टॉर्क जो जनरेट होता है बेसिकली वो हमारे फीट को एलिवेट कर देता है और बाहर निकाल देता है पानी से। नहीं समझ आ रही? बॉयंसी की फोर्स की वजह से वो बाहर आ जाता है, बस इतनी सी बात है। मैम काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं फ्रंट क्रॉल की। हमने ये कहा था कि बॉयंसी की जो फोर्स है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, अब उसके केस में क्या हुआ है कि जब आपने फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक लगाया है तो आप जब रिकवरी फेज में है, रिकवरी फेज में आपने आर्म और हेड को बाहर निकाल लिया। जब आपने रिकवरी फेज में जो आपका आर्म और हेड है, ठीक है, इसको जब आपने बाहर निकाला है तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो फुट एंड है वो बाहर पानी से आ जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क जनरेट होता है और टॉर्क की वजह से ये ऑटोमेटिकली जो है वो पानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस ये बात बताई गई इसमें। ओके मैम। नेक्स्ट वन इज ड्रैग। ड्रैग बेसिकली क्या है? ये आज का लास्ट ही टॉपिक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ड्रैग बेसिकली क्या होता है। ड्रैग आप समझ सकते हैं कि जैसे एक फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स या एक रेजिस्टेंस फोर्स। अ ड्रैग इज अ रेजिस्टेंस फोर्स, अ फोर्स दैट स्लोज द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। एक ऐसी फोर्स कि जब आप उसके अंदर से मूव कर रहे हैं किसी फ्लूइड से तो आपकी जो वेलोसिटी है या जो आपकी मोशन है उसको स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई रेजिस्टेंस, मैं कहीं से मूव करना चाह रही हूँ लेकिन एक रेजिस्टेंस आ रही है मुझे, मैं किसी हैवी उसमें चली जाऊं जैसे जहां पे पानी बहुत ज्यादा, जिसका बहाव बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो वो मुझे रेजिस्टेंस देगा, वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। जैसे कभी बहुत तेज हवा चल रही हो, अंधेरी आ जाए और आप चल रहे हो तो आपसे नहीं चला जाता, आपको एक ड्रैग मिलता है। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो बेसिकली एक ड्रैग फोर्स है जो फ्लूइड की वजह से आप इनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो ड्रैग फोर्स है वो बेसिकली आपकी जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्लूइड इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ऑब्वियसली एक फ्लूइड होगा जो एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगी, उस बॉडी पे जो मूवमेंट में होगी। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में आपका एक स्पेसिफिक फ्लूइड आपके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगाता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बेसिकली जो एफ टी है ये हमारा फोर्थ ड्रैग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इक्वल्स है हाफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के, जिसमें साथ में हमने जो है वो उस फ्लूइड की डेंसिटी देखनी है। जितना ज्यादा कोई फ्लूइड विस्कस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस देगा। साथ में हमने ये कहा कि ये एपी क्या है बेसिकली, कि ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ये हमारी बॉडी का वो एरिया है जो कि हमारे फ्लूइड के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, और साथ में ये जो वी स्क्वायर है ये हमारी वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसके साथ हम मूव कर रहे हैं। क्योंकि ड्रैग फोर्स के लिए एक वेलोसिटी होना जरूरी है, एक बॉडी होना जरूरी है, वो बॉडी जो मूवमेंट के दौरान हो ताकि वो उसकी मूवमेंट को अपोज कर सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, कि ड्रैग फोर्स जो है ये डिपेंड करता है हमारे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के ऊपर, साथ में इसके अंदर जिस फ्लूइड में से हम मूव कर रहे हैं उसकी क्या डेंसिटी है। ठीक है, कितना एरिया है जो कि बेसिकली जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर फोर्स है, जो प्रोजेक्टेड एरिया है, साथ में वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ड्रैग से रिलेटेड है। अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग बेसिकली क्या है? इसका कोई यूनिट नहीं होता।
ये यूनिटलेस जो है वो एक इंडेक्स है जो हमें बेसिकली बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रैग जनरेट हुई है, कितने रेजिस्टेंस की फोर्स जनरेट हुई है जब आप इस स्पेसिफिक मीडियम के अंदर से गुजरे हैं। इट्स साइज डिपेंड्स ऑन द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए बॉडी रिलेटिव टू द फ्लूइड फ्लो। ये वो जो बॉडी है उसका क्या साइज है, उसकी वो परपेंडिकुलर है आपकी फ्लूइड मूवमेंट के साथ या नहीं है, ठीक है, या आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग बेस करता है। जो लॉन्ग स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं उनका लोअर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है। बहुत शुरू वाली स्लाइड जो हमने देखी थी कि हमारे जो साइक्लिस्ट हैं वो जब जो कॉम्पिटेटिव साइकिलर्स होते हैं वो जब भी साइकिल को चलाते हैं तो स्ट्रेट नहीं बैठते, वो बेंड होके बैठते हैं। क्यों बैठे हैं? उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया अपनी बॉडी को। स्ट्रीमलाइन क्यों किया? वो जो हवा ने उनको एक ड्रैग फोर्स देनी है ताकि वो मिनिमाइज हो सके और वो अपना मैक्सिमम दे सके, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जो लॉन्ग स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं उनका लोअर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है एज कंपेयर टू ब्लंट और इरेगुलरली जो शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Approximate coefficient of drag for the human body in positions commonly assumed during participation in several sports। ठीक है, तो हम इस तरह की पोजीशंस जो है वो अडेप्ट कराते हैं हमारे स्पोर्ट्समैन से। हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, आप देखेंगे हर स्पोर्ट्स में एक हमारा फिजिकल थेरेपिस्ट होता है। पीसीबी में जैसे आप लोगों को अक्सर नजर आते होंगे कि बहुत से फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, उनका काम ही ये है कि ट्रेनिंग के दौरान वो गाइड करें कि किस तरह के पोस्चर्स को आप अडेप्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से डिफरेंट जो सेवरल स्पोर्ट्स है उनमें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है उसको देखा जाता है। अब ये डिफरेंट है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर। जैसे हमारा जो अगर कोई स्पीड स्केटर है, ठीक है, तो उसको जो है वो फ्रंटल ड्रैग जो मिल रहा है वो 0.26 है उसका कोफिशिएंट। जो हमारे साइक्लिस्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फ्रंटल ड्रैग है वो 0.36 है। जो हमारे पैराशूट जब आप उसको बिल्कुल फुली ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया है और एक ड्रैग आ रहा है उसमें, तो उसके केस में जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है दैट इज 1.2। ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि डिफरेंट तरह से जब आप मूव करते हैं, आप डिफरेंट मीडियम्स में जब मूव करते हैं तो आपके जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो चेंज हो जाता है क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटीज और बाकी सारी चीजों के ऊपर ये बेस करता है। इसमें एक चीज आती है विच इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल स्केयर लॉ। थ्योरेटिकल स्केयर लॉ ये कहता है कि अगर हम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को, फ्लूइड की डेंसिटी को और जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इन सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो जैसे जैसे ड्रैग इंक्रीज करेगा, सॉरी, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ड्रैग इंक्रीज करता रहेगा। हमने बाकी सब चीजों को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। हमने भी पीछे फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने प्रोजेक्टेड एरिया देखा था, डेंसिटी देखी थी, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग देखा था, साथ में हमने v2 जो वेलोसिटी का स्केयर था वो देखा था। तो थ्योरेटिकल स्केयर लॉ ये कहता है कि अगर हम सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें और वेलोसिटी को बढ़ाएं तो वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी जो है स्केयर में बढ़ी है तो ड्रैग फोर्स 4-फोल्ड इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है कि अगर वो स्क्वायर के अंदर है आपकी वेलोसिटी, तो अगर उसका 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स का 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये थ्योरेटिकल स्केयर लॉ है। If a coefficient of drag, the fluid density and the projected area of the body remain constant, drag increases with the square of relative velocity of the motion. This relationship is referred to as the theoretical scale law. According to this law, if cyclists double their speed and other factors remain constant, the drag force opposing them increases 4-fold. ठीक है, क्योंकि v का स्केयर है तो वो 4-फोल्ड हो जाएगी आपकी जो रेजिस्टेंस है जो आपको मिल रही है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ ड्रैग के। ड्रैग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सरफेस ड्रैग है जिसको हम स्किन ड्रैग कहते हैं, इसके अलावा फॉर्म ड्रैग है और वेव ड्रैग है। सरफेस ड्रैग बेसिकली क्या है? स्किन फ्रिक्शन। सबसे ऊपर की जो आपकी स्किन की लेयर है उसके साथ कोई भी फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, इन दोनों की आपस में जो एक फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन, या आप उसको कह सकते हैं सरफेस ड्रैग है, जो दो मीडियम के आपस में आप कहें कि इंटरफेस की वजह से हुई है, ठीक है। कि अगर सपोज आपकी स्किन है और स्किन के ऊपर से जो है वो आपका फ्लूइड कोई भी पास कर रहा है, ऑब्वियसली वो इन कांटेक्ट तो आएगा, तो वो जो उसकी उस वजह से जो ड्रैग क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं स्किन फ्रिक्शन। और अंडरस्टूड सी बात है, रफ सरफेस में स्किन फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ स्मूथर वन, ठीक है। Skin friction is derived from the sliding contact between successive layer of fluid close to the surface of a moving body. जो moving body के closest पे जो भी आपके fluid है उनके आपस में इंटरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन अराइज होगी, जो ड्रैग अराइज होगी, दैट इज बेसिकली अ स्किन ड्रैग. The force body exerts on the fluid in creating the boundary layer results in an oppositely directed reaction force exerted by the fluid on the body. This reaction force is known as skin friction.
आपकी बॉडी फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसके रिजल्ट में वो फ्लूइड आपकी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। वो फोर्स जो फ्लूइड की वजह से एक्सर्ट होती है आपकी बॉडी के ऊपर, वो स्किन फ्रिक्शन है। ठीक है, दो चीजें जब एक दूसरे के साथ होती हैं तो वो असर डालती हैं। आपने असर डाला है फ्लूइड के ऊपर, तो ऑब्वियसली फ्लूइड आपके ऊपर एक असर डालेगा। तो वो जो फ्लूइड ने आपके ऊपर एक असर डाला है, जो आपके ऊपर इफेक्ट डाला है, दैट इज बेसिकली आवर स्किन फ्रिक्शन। अब स्किन फ्रिक्शन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, जितनी तेजी से आप मूव करेंगे उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। सरफेस एरिया, सरफेस किस तरह की है, उसका रफनेस है या वो स्मूथ है, और विस्कोसिटी कितनी ज्यादा है फ्लूइड की। तो ये सारी चीजें जो है ये स्किन फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं। अब स्किन फ्रिक्शन जो है ये सिर्फ एक कंपोनेंट है टोटल ड्रैग का। क्या मतलब एक कंपोनेंट का? क्योंकि हमने वेव ड्रैग को भी देखना है, हमने एयर ड्रैग को भी देखना है। ठीक है, तो उनमें से ये एक कंपोनेंट है, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेजर फॉर्म ऑफ ड्रैग है। एथलीट्स जो हैं अगर वो चाहते हैं कि इसको कम किया जाए, ठीक है, स्किन फ्रिक्शन को कम किया जाए, तो उनको चाहिए कि वो पूरी बॉडी पे सूट्स पहने। सूट्स जो हो वो टाइट हो, क्योंकि जितने खुले होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतने ज्यादा ही फ्रिक्शन होगी। टाइट क्लोथ्स हो, इतने स्मूथ हो, ठीक है, जो बिल्कुल भी रफ टेक्सचर ना देते हो। अक्सर आप देखेंगे कि एथलीट्स के कपड़े बहुत स्मूथ होते हैं, बिल्कुल स्किन टाइट होते हैं। स्विमर्स के कपड़े बिल्कुल स्किन टाइट होते हैं। किस वजह से होते हैं? ताकि ड्रैग को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, A 10% reduction of drag occurs when a speed skater wears a smooth spandex suit as opposed to a traditional wool outfit. ठीक है, अगर वो स्मूथ आउटफिट पहनता है एज कम्पेयर टू अ वूलन वन, तो उसकी वजह से 10% जो ड्रैग है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। 6% जो डिक्रीज है रेजिस्टेंस में साइक्लिस्ट की, वो अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग की वजह से, उसमें उनकी स्लीव्स भी थी कि वो बिल्कुल टाइट हों, ठीक है, उन्होंने टाइट्स पहनी हों, उनके जो शू की लेसिस हैं, ठीक है, वो स्मूथ हो, उनके शूज जो हैं वो स्मूथ हो, कि जितनी रफ सरफेस होती है ड्रैग उतना बढ़ जाता है। तो जितनी आप कम इस तरह की सरफेस रखेंगे कि आपका जो है वो सॉरी जितनी स्मूथ सरफेस होगी तो उतना ही कम जो है वो ड्रैग आएगा। इसी तरह से जो कॉम्पिटेटिव स्विमर्स होते हैं वो अपने जो शेव है वो करा लेते हैं, हेयर को ट्रिम करा लेते हैं, ताकि स्किन स्मूथ रहे। स्किन स्मूथ रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो ड्रैग फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो आप नॉर्मली देखते होंगे कि स्किन टाइट जो कपड़े हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे जो एथलीट्स होते हैं उन्होंने पहने होते हैं। नेक्स्ट वन है फॉर्म ड्रैग। फॉर्म ड्रैग बेसिकली क्या है? इसको हम प्रोफाइल ड्रैग या प्रेशर ड्रैग भी कहते हैं। प्रेशर ड्रैग का क्या मतलब है? आप लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा कि प्रेशर किसी जगह पे हाई होता है तो किसी जगह पे लो होता है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो ड्रैग बनता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉर्म ड्रैग। आप स्पीड से कहीं से जा रहे हैं, आगे का प्रेशर डिफरेंट होगा पीछे के प्रेशर से। ठीक है, जो लीड एंड होता है उसका प्रेशर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अ रियर एंड। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है लीड एंड में और रियर एंड में, इसकी वजह से जो ड्रैग क्रिएट होता है दैट इज अ फॉर्म ड्रैग। समझ आ गई बात? कि जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बनेगा। Also known as profile drag or pressure drag, resistance created by a pressure differential between the lead and the rear side of a body moving through a fluid. Whenever a pressure differential exists, a force is directed from the region of high pressure to the region of low pressure. ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की रीजन की तरफ जो है वो हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स जाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं वो फॉर्म ड्रैग है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं वो अंदर से सक्शन करता है हमारे डिफरेंट गार्बेज की या बाकी सब चीजों की। किस वजह से? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अंदर का। ठीक है, तो बाहर से चीजें अंदर की तरफ जो है वो आराम से हम उसको सक कर लेते हैं। तो दिस फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम फ्रंट टू रियर ऑफ द बॉडी इन रिलेटिव मोशन थ्रू अ फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर्म ड्रैग। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्सेज हैं जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बनती हैं, ये फॉर्म ड्रैग जो है उसको क्रिएट करती है। तो फॉर्म ड्रैग बेसिकली जो सक्शन लाइक चीजें होती हैं उसकी वजह से होता है। जैसे अब ये आपका जो है वो फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव है ये आपका ज्यादा प्रेशर है, नेगेटिव जो प्रेशर होता है वो कम होता है। वो चीज जो फ्रंट पे होती है, जो सबसे पहले फेस कर रही होती है, सारा प्रेशर उसके ऊपर आता है। पीछे जो लोग होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कम जाता है। ठीक है, तो वही वाली सारी चीज है इसके अंदर कि हायर से लोअर की तरफ जो है ये मूव करेगा। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंडेंट है कि रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह की है, आप किस तरह से मूव कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फॉर्म ड्रैग क्रिएट होगा। जितना कम डिफरेंस होगा लीड एंड में और रियर एंड में, उतना ही कम जो है वो आपका फॉर्म ड्रैग क्रिएट होगा।
साइज ऑफ द सरफेस एरिया दैट इज अलाइन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अगर आपका जो, क्योंकि हमने बात की थी कि ओरिएंटेशन भी मैटर करती है, तो परपेंडिकुलर टू फ्लूइड में आपका जो बॉडी का एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लूइड है अगर, तो कितना साइज है उसका जो परपेंडिकुलर है। तो ये सारी चीजें हैं जो फॉर्म ड्रैग के साथ एसोसिएटेड है। तो स्ट्रीमलाइनिंग ओवरऑल शेप जो है वो रिड्यूस कर देती है प्रेशर ग्रेडियंट को, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से हमारा जो फॉर्म ड्रैग है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रीमलाइनिंग होती है। स्ट्रीमलाइनिंग मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस created and hence minimize the negative pressure that is created at the object's rear। जब नेगेटिव प्रेशर को मिनिमाइज करेगी तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा तो आपकी जो फॉर्म ड्रैग है वो कम हो जाएगी। Assuming a more crouched body position also reduce the body projected area oriented perpendicular to the fluid flow। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की, जितना ज्यादा एरिया आपका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होता है उतनी ज्यादा फॉर्म ड्रैग बढ़ जाती है। तो जब आप क्राउच पोजीशन लेते हैं, स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर एरिया भी मिनिमाइज हो जाता है। जब वो परपेंडिकुलर एरिया भी मिनिमाइज हो जाएगा तो इसका मतलब है फॉर्म ड्रैग और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पोजीशन है इसको अडेप्ट किया जाता है जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं। इसको फर्दर इनहेंस करता है अगर हम हेलमेट्स भी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन ले लें, तो वो चीज भी फर्दर आपका जो फॉर्म ड्रैग है उसको मिनिमाइज कर देती है। हैंडल्स की शेप को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो ड्रैग है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो यही वाली सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। Even though the low crouch aero position assumed by the competitive cyclist increase the cyclist metabolic cost, obviously इसमें लोड ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन इसमें जो एरोडायनामिक बेनिफिट है वो 10 फोल्ड ज्यादा है, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाती है ड्रैग में और आप आराम से जो है वो जैसे जो कॉम्पिटेटिव साइक्लिस्ट हैं वो आराम से फिर जीत सकते हैं कि उनको रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं मिलती। रेस कार्स हैं, साइकिलिंग हेलमेट्स हैं, ये सारे स्ट्रीमलाइन शेप में इसलिए डिजाइन होते हैं ताकि इनकी जो ड्रैग है उसको मिनिमाइज किया जा सके। आपने देखे होंगे सबमरीन्स या हमारी बोट्स जो हैं ये भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं ताकि पानी का जो एक बहाव है या जो पानी ने एक इनके ऊपर जो फोर्स लगानी है, जो ड्रैग फोर्स आनी है वो ना आए। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो डायग्राम है इसको आप जरा गौर से देख लें। ये लेमिनार के बारे में है और ये टर्बुलेंट के बारे में है, ठीक है, सेपरेशन के। जो लेमिनार फ्लो होता है उसमें आप देखेंगे कि जब एक चीज लेमिनार फ्लो में आ रही है, हमने पीछे पढ़ा था बिल्कुल स्मूथ है और पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो उसके केस में अगर बीच में कोई चीज है तो वो जो फ्लूइड है, जैसे आप अज्यूम करें कि ये बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से लिक्विड या आपका जो एयर है ये एक फ्लूइड है। जब बॉडी आपकी आ रही है और बीच में लेमिनार जब फ्लो होता है, तो जब एकदम से बीच में आपकी कोई बॉडी आती है तो उसकी वजह से जो सेपरेशन है वेव्स की वो शुरू में हो जाती है। ठीक है, एक बॉडी है बीच में और उसके ऊपर नीचे से जो है वो लेयर्स आ रही है। तो जब एक स्मूथ चीज आ रही है और बीच में एकदम से कोई चीज आती है तो आपकी जो वेव्स हैं जो लेमिनार फ्लो में होती हैं तो वो अर्ली सेपरेट हो जाती है। जब अर्ली सेपरेशन होती है तो इसका मतलब है कि टर्बुलेंस जो है वो काफी देर तक रहती है। बात समझ आई? लेमिनार फ्लो में जब बीच में आपकी कोई बॉडी आती है तो सेपरेशन अर्ली फेज में हो जाती है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस एंड पे ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कि जब आपका कोई टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, उसमें आपकी जो सेपरेशन है वो एंड पे जाके होती है, रेयर एंड पे, जिसकी वजह से आपकी जो आगे की जो चीज है वो स्मूथ ही रहती है। ठीक है, इसको समझाने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि आपकी जो लेमिनार फ्लो है या आपके जो टर्बुलेंट फ्लो है, ये आपकी जो, जैसे हमने अभी बात की कि प्रेशर ग्रेडियंट के लिए जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने अभी पीछे बात की थी। अगर शुरू में ही जो है वो सेपरेशन हो जाएगी और बाद में टर्बुलेंस ज्यादा रहेगी तो उसकी वजह से आपका जो ड्रैग है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, लेमिनार फ्लो में आपके जो ड्रैग्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। टर्बुलेंट में क्या होता है कि लेयर सेपरेशन की वजह से जो रेयर एंड है वहां पे आपका जो ड्रैग है प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा ना होने की वजह से ज्यादा नहीं बन पाएगा। क्लियर हो रही है ये चीज? टर्बुलेंट जो फ्लो होते हैं उनमें सेपरेशन रेयर एंड पे जाके होती है, तो उसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव जो प्रेशर है वो कम बनता है, तो ड्रैग कम हो जाता है एज कंपेयर टू अ लेमिनार फ्लो। कि लेमिनार फ्लो में बहुत शुरू में ही जब सेपरेशन होती है
तो एंड में जो टर्बुलेंस है वो ज्यादा देर के लिए रहती है, जिसकी वजह से नेगेटिव जो आइंस है या नेगेटिव जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमने भी पढ़ा कि जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है उतनी ही ज्यादा आपको जो फॉर्म ड्रैग है वो मिलेगी। तो ये वाली चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना जरूरी है कि हमने बहुत शुरू में ये बात की थी कि गोल्फ बॉल के ऊपर डिंपल्स क्यों होते हैं, पहली स्लाइड में ये बात की थी ना। तो उसकी रीजन ये है कि हमारी जो गोल्फ बॉल है उसके ऊपर डिंपल्स इस वजह से होते हैं कि ये जो डिंपल्स हैं ये सरफेस पे टर्बुलेंट फ्लो देते हैं। जब टर्बुलेंट फ्लो आता है तो फॉर्म ड्रैग नहीं होता, फॉर्म ड्रैग मिनिमाइज हो जाता है कि जब इसने जाना है, ठीक है, जब आपने इसको हिट करना है तो इसको एयर का एक मीडियम मिलना है। जब इसकी सरफेस टर्बुलेंट होगी तो उसकी वजह से जो एयर में इसको जो फॉर्म ड्रैग मिलना था या जो एयर ड्रैग मिलना था वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इस वजह से जो गोल्फ की बॉल है इसमें मल्टीपल डिंपल्स होते हैं, ये इसका जवाब है। लास्ट वन है वेव ड्रैग। वेव ड्रैग बेसिकली क्या है? जब आप पानी के अंदर होते हैं, जैसे हमने रिकवरी फेज की बात की, आप हाथ बाहर निकाल रहे हैं, तो दो डिफरेंट मीडियम है, फ्लूइड एंड एयर। दो डिफरेंट फ्लूइड की वजह से जो एक ड्रैग आता है दैट इज कॉल्ड एज वेव ड्रैग। बात समझ आ रही है? आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप स्विमिंग नहीं भी कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपने आधे पाँव जो है वो पानी के अंदर किए हुए हैं और बाकी जो बॉडी है आपकी वो बाहर है, तो आप खुद को दो मीडियम से इनकाउंटर कर रहे हैं, एयर से भी और फ्लूइड से भी। तो डिफरेंस इन मीडियम की वजह से जो ड्रैग आता है वो आपका वेव ड्रैग है। अगर आप बिल्कुल ही पानी के अंदर हैं तो वेव ड्रैग नहीं होगा क्योंकि दो डिफरेंट मीडियम नहीं है। अगर आप बिल्कुल जैसे हम अब एयर में हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ जो है एक मीडियम है, तो उसके केस में क्या है कि हमारे ऊपर जो है वो कोई ड्रैग नहीं है उस तरह वाला। तो वेव ड्रैग तब जनरेट होता है जब आप दो डिफरेंट तरह के मीडियम्स में होते हैं। रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ वेव्स एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लूइड्स। टू डिफरेंट फ्लूइड्स के इंटरफेस के ऊपर जो आपकी क्रिएट होती है बेसिकली रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेव ड्रैग, सच एज एयर एंड द वाटर। कंप्लीटली जो सबमर्ज होते हैं फ्लूइड में उनके ऊपर वेव ड्रैग नहीं लगता। मैग्नीट्यूड जो वेव ड्रैग का है वो इंक्रीज कर जाता है विद ग्रेटर अप एंड डाउन मोशन ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज्ड स्विमिंग स्पीड। आप स्विमिंग कर रहे हैं और बार बार अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ बाहर निकाल रहे हैं फिर अंदर डाल रहे हैं, फिर हाथ बाहर निकाल रहे हैं फिर अंदर डाल रहे हैं, जितनी तेज आपकी स्पीड होगी उतनी ही तेजी से आप हाथों अंदर बाहर करेंगे। इसका मतलब है कि वेव ड्रैग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका इंटरफेस दो मीडियम का रेपिटेशन में आ रहा है बार बार, ठीक है। The height of the bow wave generated in the front of a swimmer increase proportionality with swimming velocity. Although at a given velocity, skilled swimmers produce smaller waves than less skilled swimmers. वो ये कहते हैं कि आपकी जो स्विमर्स हैं उनमें वेव ड्रैग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो स्किल्ड स्विमर्स होते हैं उनमें नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो स्पीड तो बढ़ाते हैं लेकिन हाथों को और पाँव को पानी से कम निकालते हैं बाहर। तो जब कम निकालेंगे तो इंटरफेस नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वेव ड्रैग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक स्विमिंग के दौरान बस ऐसे लिखा हुआ है कि एक जो स्विमिंग का आपका कंपटीशन होता है तो आप अंडर वाटर जो स्ट्रोक है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इज अलाउड फॉलोइंग द डाइव और अ टर्न इन द ब्रेस्ट स्ट्रोक। जब आप ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए टर्न करने लगे तो आप उस टाइम पे जो है वो अंडर वाटर स्ट्रोक लगा सकते हैं ताकि वेव ड्रैग जो है वो मिनिमाइज हो जाए। And a distance up to 15 meter is allowed underwater after a turn in the backstroke, ठीक है। ये वो चीज है जो एक बस उन्होंने बताया है कि जनरली कि एक अगर स्विमिंग का कंपटीशन हो तो उसमें बस इतना अलाउड होता है, वरना तो कोई अंदर ही रखे खुद को ताकि उसको जो है वो इंटरफेस ना देना पड़े। वेव ड्रैग जब नहीं होगी तो वो जीत भी सकता है क्योंकि कोई चीज उसको अपोज नहीं कर रही पीछे। तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि बिल्कुल आप बस पानी के अंदर ही रहें और स्विमिंग करते रहें, आपने आना है। In most swimming pools, the lane lines are designed to minimize wave action by dissipating moving surface water. ठीक है, कुछ स्विमिंग पूल्स के अंदर आप देखेंगे इस तरह से लाइंस लगी होती है कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं आना, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें ऊपर नीचे आने से बाकी पानी के अंदर वेव्स और बाकी सब चीजें जनरेट होती हैं। तो इस वजह से ये जो कॉम्पिटेटिव स्विमिंग होती है उनके अंदर प्रॉपरली जो लाइंस हैं वो लगी हुई होती है। तो ये बेसिक आज का लेक्चर था। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ लें। Excuse me, मैम। बेटा मैम स्ट्रीम लाइनिंग जो है उससे स्पाइन पे ज्यादा इंट्री के चांसेस नहीं बढ़ सकते? बेटा हम स्पाइन को कर्व नहीं कर रहे, हम स्पाइन को तो वर्टिकली रख रहे हैं ना, स्पाइन तो अलाइंड ही है, हमने उसको बेंड नहीं किया स्पाइन को। स्पाइन की तो वही अलाइनमेंट है, हमने तो हिप पे और नीज पे बेंडिंग दी है, ठीक है।
यस मैम। हमने जो है वो कर्व शेप नहीं किया, स्पाइन अपनी पोजीशन में है, स्पाइन वर्टिकली है, हमने इसको नी के ऊपर बेंडिंग। उसमें लाइंस हैं वो तो सिर्फ ऊपर लगी होती है ना, तो उससे क्या फायदा होगा? जो स्विमिंग पूल में लाइंस लगी होती हैं सेपरेशन, वो तो सिर्फ ऊपर होती हैं, मतलब पानी के ऊपर ऊपर होती हैं, मतलब नीचे तक तो नहीं ना जा रही होती, तो उससे क्या फायदा होगा? मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल आप ये कह रही हैं कि जो स्विमिंग पूल्स हैं उनमें तो ये जो लाइन है, जो सेपरेशन है, सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, तो उससे अंदर की तरफ जो है वो तो बीच में डिस्टॉर्शन। यस मैम, वो तो सिर्फ ऊपर होती है ना, तो स्विमर्स जो कर रहे होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी पानी के नीचे जाए तो उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना कि लाइन है कहाँ पे है कहाँ नहीं है। अंदर तो जाना ही नहीं होता ना बेटा, यही तो हमने अभी देखा है कि उन्हें अलाउड नहीं होता कि वो मर्ज होके जो है वो अंदर चले जाएं और फिर उसके बाद जो है वो स्विमिंग करें। थ्रू आउट द स्विमिंग उन्हें सिर्फ, हमने जैसे भी पढ़ा है कि 12 मीटर्स तक बस अलाउड होता है कि वो इतना कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें अलाउड ही नहीं है। स्विमिंग के कॉम्पिटिशन में ये अलाउड ही नहीं है कि आप सबमर्ज होके जो है वो स्विमिंग करें। नहीं समझ आ रही बात? समझ। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम जी बेटा। मैम मेरा ना लेक्चर नंबर 9 से क्वेश्चन है, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने वीडियो भी देखी थी रिकॉर्डिंग, तो मैम मैं क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मैं आपसे मेल करके पूछ लूं? पूछ ले बेटा, मुझे मेल कर दें बेशक, अभी पूछ ओके लें। मैम, मेल कर दूंगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? जो लोग यहाँ, हाँ पेज पे ले लूंगी और जाके लगा दूंगी। ठीक है, आप में से कोई मुझे लिख दे। नहीं है क्वेश्चन? समझ आ गई है सबको? मुझे लग रहा था नहीं आएगी क्योंकि इसमें कुछ चीजें थी जो कॉन्सेप्चुअल थी। ये शायद मुझे इस पे बहुत टाइम लगा इसको समझने में, इसलिए मुझे लगा ऐसे। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ बेटा। ओके मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।